नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। मां के अपमान पर छलका पीएम का दर्द, कहा एक बेटे की पीड़ा नहीं समझ सकते शाही खानदान वाले। पीएम ने कहा राजद कांग्रेस के मंच से मेरी मां के अपमान का जवाब देगी बिहार की हर मां बेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। चिप्स को बताया डिजिटल डायमंड, कहा सेमीकंडक्टर के भविष्य के निर्माण को लेकर दुनिया को भारत पर भरोसा। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 9 की जमानत याचिका खारिज। 2020 के फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा हुए थे घायल। वोट चोरी के आरोप पर भाजपा का कांग्रेस पर कड़ा पलटवार, कहा अपने वोट फ्रॉड की वजह से एसआईआर का विरोध कर रही है कांग्रेस। कहा राहुल गांधी चला रहे हैं वोटर धांधली का रैकेट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ऊपर हुई अपमानजनक टिप्पणी पर चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने आज अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि यह घटना देश की हर महिला और खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार जीविका निधि सहकारी संघ का उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी मां के अपमान पर पीएम मोदी का दर्द छलका। बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राजद को माफी मांगने को कहा है। साथ ही बिहार की जनता से अपील की है कि कांग्रेस और राजद के नेता जहां जाएं उन्हें इस अपमान को लेकर घेरा जाए। बिहार की जनता के सामने
मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को विकसित भारत का आधार बताया है। पीएम मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन के मौके पर कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हों। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सहकारी संस्थान के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की। पीएम ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने का अभियान आने वाले महीनों में और तेज किया जाएगा। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं माताओं, बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि आने वाले महीनों में बिहार की एनडीए सरकार इस अभियान को और तेज करने जा रही है। सरकार लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का मंत्र देते हुए कहा कि ये मंत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, माताओं बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बने पहले चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेस को स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया। इसके अलावा स्वीकृत 4 परियोजनाओं के टेस्ट चिप भी स्मृति चिन्ह के तौर पर दिए गए। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर भारत में पूरी तरह से बना पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च व्हीकल्स उपग्रह प्रक्षेपण यान के कठोर वातावरण में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब द्वारा विकसित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत में बनी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। आज देश भर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्क्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है। पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यही भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में वित्तीय समावेशन को लेकर सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री जनधन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत देश में 56 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस खाते खोले गए हैं। राष्ट्रपति ने इस योजना में सिटी यूनियन बैंक के योगदान की भी तारीफ की, जिसने 2 लाख से ज्यादा खाते खोले हैं। The Government of India has launched several key initiatives to boost financial inclusion. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana enabled opening of over 56 crore zero balance bank accounts. I am happy to note that City Union Bank has opened more than 2 lakh accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय CII विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है और भविष्य में कई देशों के साथ नए व्यापार समझौतों की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। Newer trading arrangements with the European Union, with Chile, Peru, New Zealand, a second tranche of Australia and Oman. All of these are FTAs on the anvil. We already completed Mauritius, Australia's first tranche, the 4-nation EFTA bloc, UK, UAE. Lots have happened, lots more to go. But all of the US, we are in dialogue with them for a bilateral trade agreement. इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय CII की विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार तीव्र आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की ओर भी प्रयास कर रही है। India is the only country that has successfully adapted sustainable growth across the policy landscape through targeted scheme implementation, infrastructure investment, local commitment, and tangible achievement on multilateral commitments. Recent achievements include achieving ambitious climate target ahead of schedule, accelerated development of renewable energy capacity, promotion of corporate accountability through environmental, social, and governance indicators, and advancement of innovative waste management practices leading to circular economy. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अथर खान, मिरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। बता दें कि उमर खालिद और अन्य पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य पर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। इन सभी पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इन दंगों की सुनियोजित साजिश रची गई थी। मेहता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे। इस दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। राहुल गांधी की ओर से सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी परिवार का इतिहास ही वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है। समाज के अंदर आज हर व्यक्ति ये कह रहा है
कि जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं वो चोर शोर मचा रहे हैं। 1991 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें नगरीय परिवहन के लिए ई बसों के संबंध प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत लखनऊ कानपुर के 10-10 रूटों पर इन बसों का परिचालन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम संबंध में नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं होने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण संबंध में 6 वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 11 कंपोनेंट में से डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी आदि के मैन्युफैक्चरिंग में लाभ मिलेगा। एक अन्य फैसले में उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसमें 882 करोड़ के व्यय का अनुमान है। वहीं शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट अंतर्गत स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय शाहजहांपुर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा वाराणसी के परगना रामनगर में स्थित 3 एकड़ भूमि पर समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश को लेकर के हुए हैं और उस निर्णय का बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विकसित उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव थे, जिनमें से 15 पर माननीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दिया है। उन प्रस्तावों में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे नगर विकास विभाग का भी था, जिसमें कानपुर और लखनऊ में प्रायोगिक रूप से 20 रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन करने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। ये 20 रूट प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा संचालित किए जाएंगे और नगरीय क्षेत्रों के अगल बगल के क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। ये सभी रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। चर्चा में आए हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा मुद्दा उसमें था कि जो हमारे लाखों कर्मचारी जो थे, लाखों कर्मचारियों के साथ कुछ एजेंसियां अन्याय करती थी, उन्हें समय पर वेतन नहीं देती थी, कम थी, शिकायतें थी। उसे कारपोरेशन बना के रेगुलेट करा, वहाँ आरक्षण का पालन भी होगा, वहाँ उनको समय से वेतन भी मिलेगा, जितना उचित वेतन निर्धारित है वो मिलेगा। उनके पीएफ कटिंग दुर्घटना हो गई तो उन्हें फिर हमारी सरकार उन्हें सुरक्षा कवच भी देगी। ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ आज के दिन में पास हुआ। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 48 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा। बैठक में ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया। वहीं कला एवं संस्कृति विभाग में 25 पदों के सृजन और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने 40 आवासीय विद्यालयों में 1800 नए शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी। पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल संरचना निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 574 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण के लिए 4,129 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने के कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कविता पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के निलंबित होने का सबसे बड़ा कारण उनकी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी थी। कविता ने 2023 में बीआरएस की हार के बाद कांग्रेस का साथ देने की बात कही थी और पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर खुलकर आलोचना की, जिसे चंद्रशेखर राव और बाकी नेताओं ने अनुशासनहीनता माना। बीआरएस ने कहा कि हाल के दिनों में कविता के व्यवहार और उनकी गतिविधियां पार्टी के हितों के खिलाफ रही हैं। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और संगठन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। बीआरएस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने एमएलसी के कविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।